हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ चैप्टर 5. फिगर शोज, ये फिगर है, ठीक है. फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल कन्वेयर बेल्ट. ये एक हॉरिजेंटल कन्वेयर बेल्ट है. इसमें मैन जो है वो एक खड़ा हुआ है. बेल्ट दैट इज एक्सीलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जो है वो क्या कर रही है, एक्सीलरेट हो रही है. व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द मैन. हमें नेट फोर्स मैन पर निकालना है. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड द बेल्ट इज 0.2 मीन्स म्यू गिवन है आपको. अप टू व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन अ मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट. तो मैन का मास ऑफ मैन भी आपको गिवन है, ठीक है. तो यहाँ से आपको जो फाइंड आउट करना है उसके लिए जो गिवन वैल्यूज़ हैं, पहले तो हम वो लिख लेते हैं. देखिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं. एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ बेल्ट ए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, म्यू एस गिवन है. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस 0.2 गिवन है. तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स ऑन द मैन इक्वल्स टू मास ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय ए. यही तो होगा. फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है. तो मास ऑफ मैन कितना है, 65 है, इंटू 1, ये कितना हो गया, 65 न्यूटन हो गया, ठीक है. मैन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. अब देखिए अगर मैन स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो उस सिचुएशन में द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is opposite to the direction of motion of the belt. ठीक, उस सिचुएशन में हमें ये सिचुएशन जो है वो मिलेगी कि इस तरह से ये अपोजिट होगा बेल्ट के. अब यहाँ पे हम मान लें कि इफ़ a dash is the acceleration, if a dash is the acceleration of the belt up to which the man can continue to be stationary relative to the belt, then उस सिचुएशन में जो एम ए डैश हो जाएगा, एम ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसे हम जस्ट ये भी क्या बोल सकते हैं, दैट एम ए डैश इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन यार. तो दोनों बातें एक ही हैं. तो एम ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एस आर हो जाएगा. एम ए डैश जो हो जाएगा वो म्यू एस आर क्या होता है, एम जी होता है. और वी कैन से ए डैश इक्वल्स टू म्यू एस जी. एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास. अब इसमें हम वैल्यू रख दें ए डैश 0.2 इंटू 9.8, आपको क्या मिल जाएगा, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही आपका आंसर है, ठीक है. यही आंसर है जिस एक्सीलरेशन से बेल्ट कैन ऑफ मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटेड टू द बेल्ट. ये वही मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है. तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये. थैंक यू. दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ चैप्टर 5. The question is, an aircraft executes an horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings bent at 15 degree. What is the radius of the loop? हमें वो लूप की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिस सिचुएशन में स्पीड इतनी दी हुई हो और जो बैंकिंग एंगल दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 15 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है. तो देखिए इसमें जो पहले तो गिवन थिंग्स हैं वो हम निकाल लें, और अपना जो बैंकिंग रोड वाला जो आपका tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी जो वैल्यू आती है, जो आपका फॉर्मूला है, उसको पुट करके हम फाइनली निकाल लेंगे. सिर्फ फॉर्मूला इसमें लगाना है, हमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है. तो देखिए इसको पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर
सेकेंड। क्लियर। थीटा आपको 15 डिग्रीज दिया हुआ है और वी नो दैट कि दैट टेन थीटा जो है वो क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। तो आर जो है वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम सारी चीज़ें हमें गिवन है। जी हमारा 9.8 हो जाएगा और 10 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 200 स्क्वायर एंड दिस इज़ ये हो गया 0.268 होती है इसकी वैल्यू और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इक्वल्स टू 5232 मीटर्स और इसको हम लिख सकते हैं 15.23 किलोमीटर्स। यही आपका आंसर आ जाएगा। जो पूछा गया है कि कितने रेडियस का लूप लेगा वो सिचुएशन में जब 15 डिग्री से बैंकिंग रोड पे मुड़ेगा। तो ये देखिए 15.23 किलोमीटर्स आपकी क्या आ गई रेडियस आ गई। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहे हैं? अ ट्रेन राउंड्स एन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड of radius 30 meter at the speed of 54 kilometers per hour. The mass of the train is 10 to power 6 kilogram. What provides the centripetal force required for this purpose? The engine or the rail? What is the angle of the banking required to prevent the wearing out of the rail? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या पूछा गया है? एंगल पूछा गया है। वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लगा था, ये दिस वन, ये 10 वाला, यही फॉर्मूला लगना है आपका। और जो वैल्यूज़ कुछ चीज़ें पूछी गई हैं उसके बारे में देखिए। पहली चीज़ के लिए हम क्या बोल सकते हैं? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द लेटरल फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द आउटर रेल ऑन द व्हील ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे द centripetal force is provided by the lateral force acting due to outer rail on the wheel of the train। क्लियर। सेकेंड चीज़ हम क्या बोलेंगे कि द आउटर रेल्स विल वियर आउट फास्टर एज ट्रेन एक्सर्ट्स फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रही है? रिएक्शन फोर्स। भाई जब ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो भी तो करेगी। वो कौन सी फोर्स होगा? रिएक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द आउटर रेल विल वियर आउट faster as train exerts force और वो फोर्स कैसा होगा? रिएक्शन का फोर्स होगा ऑन देम। क्लियर। ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब थर्ड बात हम करते हैं जो इन्होंने पूछा है कि एंगल कितना होगा। दो वी नो दैट कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। तो देखिए टेन थीटा जो हो जाएगा, वैल्यू दी हुई है आपको 15 स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और दिस इज़ 9.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 0.7653 आ रहा है और थीटा जो आपको मिल जाएगा दिस इज़ 37.4 डिग्रीज। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा की। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, क्वेश्चन इज़ A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man। यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, मैंने मैन बनाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैन है तो ये जो है इस ब्लॉक को रेस कर रहा है और इस मैन का खुद का वेट जो है 50 kg है और 25 kg का बॉक्स ये रेस कर रहा है इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके दिखाए गए हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द फ्लोर बाय द मैन? फ्लोर पर मैन के थ्रू क्या एक्शन होगा? इन टू केसेस, दोनों केसेस में। इफ़ फ्लोर यील्ड्स द नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, अगर इतना नॉर्मल फोर्स ये लगा रही है ऊपर की तरफ, तब उस सिचुएशन में विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग? तो यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्ट ये हैंड से जो है इसको खींच रहा है। दूसरे में दिख रहा है कि यहाँ पे एक पुली लगाई हुई है और उसके थ्रू वो बाई हैंड इसको खींच रहा है। यहाँ पे अब मैन है, ठीक है, तो ये पुली से खींच रहा है इसको। तो ये दो सिचुएशन दिखाई गई हैं और दोनों में ये ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन।
देखिए इन फर्स्ट केस मैन अप्लाइज एन अपवर्ड, यहाँ पे लिखते हैं पहला केस, इन फर्स्ट केस मैन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 25 kg वेट, ठीक है, सेम एज द वेट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 25 kg वेट क्यों अप्लाई कर रहा है अपवर्ड फोर्स, क्योंकि जितना वेट है ब्लॉक का उतना ही तो खींचेगा ये ऊपर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेम एज द वेट ऑफ द ब्लॉक। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, according to third Newton's law, third law of motion, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो देयर विल बी डाउनवर्ड रिएक्शन ऑन द फ्लोर, जितना ये लगा रहा है अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी आ डाउनवर्ड रिएक्शन ऑन द फ्लोर, ठीक है, डाउनवर्ड रिएक्शन फ्लोर को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में द एक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ द मैन, जो एक्शन है फ्लोर पे ऑफ द मैन, वो कितना हो जाएगा, इसका खुद का वेट और जितना ये इसमें डाउनवर्ड लगा रहा है, तो खुद का वेट तो उसका 50 है और डाउनवर्ड जो लगेगा वो कितना लगेगा, जितने से ये आप कर रहा है उतना ही डाउन लग रहा है, तो 25 भी लगेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, तो ये क्या होगा, ये होगा 50 kg वेट प्लस 25 kg वेट, तो ये कितना आ जाएगा, 75 kg वेट मिल जाएगा आपको। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, kg वेट का मतलब होता है न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए कि मल्टीप्लाइड बाई जी 9.8, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 735 न्यूटन। इतना वेट जो है वो किधर लगा रहा है, फ्लोर पे लगा रहा है, ठीक है, कौन, मैन, ठीक। इन केस सेकेंड केस की बात करें, जब वो पुली के थ्रू खींच रहा है, ठीक है, केस सेकेंड, द मैन अप्लाई द डाउनवर्ड फोर्स, फिर से उतना ही लगाएगा क्योंकि वो खींच तो उतना ही रहा है ना, तो उतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दिस केस एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर सेकेंड केस, द मैन अप्लाइज अ डाउनवर्ड फोर्स, ध्यान रखिए इसमें खींच रहा है तो कैसा लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है, इधर खींच रहा है तो डाउनवर्ड लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 25 kg वेट, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा बस। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं हम, थर्ड लॉ, द रिएक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पहले कैसा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो दोनों ही चीज़ें, वेट भी डाउनवर्ड था तो हमारा ऐड हो गया था। अभी रिएक्शन अपवर्ड है और वेट तो डाउनवर्ड है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो एक्शन जो हो जाएगा इन दिस केस, एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, ये क्या हो जाना चाहिए, 50 kg वेट माइनस ऑफ 25 kg वेट, एंड हेयर 25 kg वेट मिल जाएगा फिर से हमें, और ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 24, इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो मैन शुड अडॉप्ट द सेकेंड मैथड, जितना हमें कम लगाना पड़ेगा वही मैथड हम अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैन शुड अडॉप्ट द सेकेंड मैथड, क्योंकि इसमें जो है अभी रिएक्शन जो है वो कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ईजिली ये टास्क हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ चैप्टर 5, क्वेश्चन इज अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप, एक मंकी है, यहाँ पे एक रोप है और इस तरह से कोई मंकी है, सपोज इसमें चढ़ रहा है रोप पे, ठीक है, तो विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन। अब ये चल रहा है तो ऑब्वियसली ये रोप जो होगी वो टेंशन फील करेगी, ठीक है, तो इसमें कितना टेंशन जो है वो कितना है, 600 न्यूटन टेंशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक, कब ब्रेक होगी, तो हमें ऑब्वियसली ब्रेक कब होगी,
वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है क्या, क्लाइम्स अप विद एन एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड, क्लाइम्स डाउन एक्सीलरेशन दिया हुआ है, क्लाइम्स अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड फॉल्स द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। सारी सिचुएशन दी हैं, तो हम सब में देखते हैं, सब में हम क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। तो टेंशन ऊपर जाते समय, टेंशन नीचे जाते समय, कब ऐड होगा अपरेंट वेट, कब जो होगा वो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा अपरेंट वेट, ये सब हमें पता होना चाहिए ना। जब डाउनवर्ड्स आते हैं तो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, जब अपवर्ड जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी लगानी है। ये जो लिफ्ट वाले केसेस पढ़े थे ना, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। हालांकि लिफ्ट नहीं है बट केसेस वैसे ही लगेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड के। तो देखिए मैक्सिमम टेंशन the rope can stand equals to 600 न्यूटन, ये गिवन है, ठीक है। जी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ द मंकी, ये हमारा कितना है, m इक्वल्स टू 40 kg है, ठीक है। तो अब हम ए केस लेते हैं, पहला केस क्या कह रहा है, क्लाइंब अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो हियर जो गिवन है वो आपका क्या गिवन है कि ए जो गिवन है वो दिया हुआ है इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। ये कितना है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो अगर ये अपवर्ड सिचुएशन में जा रहा है, सो दैट अपरेंट वेट ऑफ द मंकी क्या हो जाएगा, mg प्लस ए। लिफ्ट वाला केस पढ़ चुके हैं ना, 40 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 640 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 640 न्यूटन जो है वो लगाएगा। तो अभी ये क्या है, परमिट कर रहा है टेंशन, वो तो 600 न्यूटन कर रहा है परमिट। अब जब 640 न्यूटन लगेगा तो ऑब्वियसली रोप ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि सिंस द मैक्सिमम permissible tension is 600 Newton, thus the rope will break। यही काम हमें सारे केसेस में करना है, ठीक है। पहला केस हमने निकाल लिया। अब देखिए सेकंड केस की हम बात करते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, क्लाइंब डाउन एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब नीचे आ रहा है, जब नीचे आता है तो लिफ्ट का केस याद करिए, जब डाउनवर्ड्स आते हैं तो क्या हो जाता है, mg माइनस ए हो जाता है। तो यहाँ पर गिवन है क्या, a अभी क्या है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर, और ये किधर है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। इसलिए जो अपरेंट वेट हो जाएगा, अपरेंट वेट ऑफ द मंकी, ये क्या हो जाएगा, टेंशन इन द रोप, ये हो जाएगा टेंशन इन द रोप। तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस ए, ये g माइनस ए। वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 40 और 10 माइनस 4 यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, 240 न्यूटन। तो दिख रहा है ये तो बहुत ही कम लगा रहा है वेट, टेंशन अप्लाई बहुत कम कर रहा है। दस रोप विल नॉट ब्रेक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दस रोप विल नॉट ब्रेक, रोप यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। ओके, सी केस देखते हैं हम। सी केस में देखिए क्या बोल रहा है कि क्लाइंब अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे जो है हमें स्पीड दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे बता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है, बिना सोचे समझे ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जान लीजिए इस चीज़ को। तो टेंशन फिर से क्या हो जाएगी, उतनी ही होगी जितना उसका वेट होगा। टेंशन ऑफ रोप सिर्फ mg प्लस ए मिलेगा हमें, और g प्लस ए में देखिए 40 और प्लस 10 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 400 न्यूटन मिल जाएगा। फिर से रोप क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। दस रोप विल नॉट ब्रेक। तो आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो रहा होगा कैसे होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक अगला जो है पूछा गया है वो बोल रहा है फॉल डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो जब देखो अंडर ग्रेविटी कोई चीज़ गिरती है तो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होती है ना। तो व्हेन मंकी फॉल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी
इट इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस सिचुएशन में इट इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, और एज देयर विल बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, द रोप विल नॉट ब्रेक, रोप ब्रेक नहीं होगी कोई, क्योंकि वो तो गिर रहा है ना, रोप से तो अभी कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पर। तो रोप केवल किस सिचुएशन में ब्रेक होगी, फर्स्ट सिचुएशन में ही रोप ब्रेक होगी, बाकी किसी भी सिचुएशन में रोप ब्रेक नहीं हो रही है। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ चैप्टर 5। सो क्वेश्चन इज टू बॉडीज ए एंड बी गिवन है। देखिए ये एक बॉडी ए है और ये बी बॉडी है, दोनों एक दूसरे से इस तरह से टच करके रखी गई हैं। masses 5 kg and 10 kg in contact with each other, rest on the table against the rigid partition, जैसा दिख रहा है आप लोगों को। The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15, म्यू की वैल्यू दी हुई है। A force of 200 न्यूटन एफ भी दिया हुआ है, इज अप्लाइड हॉरिजेंटली, इधर लग रहा है, ये देखिए दिख रहा है, इस साइड फोर्स लग रहा है एट ए। व्हाट आर द, अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन पे रिएक्शन क्या होगा, द एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए बी पर कितना लगाएगा, बी ए पर कितना लगाएगा, एक्शन रिएक्शन यही हुआ। व्हाट हैपन व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, और क्या होगा जब हम पार्टीशन अगर रिमूव कर दें, डज द आंसर टू बी चेंजेस, पार्टीशन रिमूव करने पर क्या बी वाला जो आंसर आएगा वो चेंज होगा या नहीं। व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, ठीक है, जब बॉडीज मोशन में है तब ऐसा होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। इग्नोर डिफरेंसेस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के, मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफरेंस है वो हमें इग्नोर करना है। मीन्स जो फ्रिक्शन है उसे फ्रिक्शन की तरह से फ्यूज़ कर लेना है, हमें ये नहीं सोचना कि अभी काइनेटिक है या स्टैटिक है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू आर, और ये क्या हो गया, म्यू आर क्या हो जाएगा, एम ए और प्लस एम बी ऑफ जी, ठीक है, दोनों कॉमन कंबाइन है ना, तो ये हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करें, तो इनकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारी क्या हो जाएगा, 0.15 गिवन है, और ये क्या था 5 और ये क्या था 10, और ये है आपका 9.8, तो ये आपका आ जाएगा 22.05 न्यूटन, और किधर, टुवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ़्ट, इतना वेट लगेगा टुवर्ड्स लेफ़्ट, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स ऑन द पार्टीशन, नेट फोर्स ऑन द पार्टीशन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ माइनस ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा 200 माइनस ऑफ जो अभी आया, ठीक, दिस इज 177.95 न्यूटन। इसलिए रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, आपको पता है जितना एक्शन होता है उसका अपोजिट ही तो रिएक्शन लगता है, तो यही होगा, और लेकिन निगेटिव हो जाएगा, -177.95 न्यूटन। ये तो हो गया पहला आंसर। अब सेकंड केस जो पूछ रहा है एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो बी के केस में देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल्स टू म्यू एम ए जी, तो ये ए का निकाल रहे हैं हम अभी, इंटू 5 इंटू 9.8, ये क्या हो जाएगा 7.35 न्यूटन, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स exerted by A on B कितना आएगा, इक्वल्स टू F माइनस एफ ए, and this is equal to 200 minus 7.35, this is 192.65 newtons। क्लियर। एक्सीलरेशन हम निकाल लें, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द सिस्टम, क्या होगा, ए इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ऑफ एफ अपॉन एम ए प्लस एम जी, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, एम बी, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये कितना था, 7795 था ऊपर से, ये देखिए यहाँ से है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 10,
तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 11.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया, ये आपका एसिलेशन आ गया। अब एसिलेशन मिल गया तो फोर्स निकाल लेंगे तुरंत हम। तो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए क्या हो जाएगा, एम ऑफ ए 5 इंटू 11.86, तो 59.3 न्यूटन। ठीक है, तो व्हेन partition is removed, force exerted by A on B is given by कितना हो जाएगा, F माइनस ऑफ एफ ए एंड माइनस ऑफ एम ए ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस ऑफ 7.35 एंड माइनस ऑफ 59.3। सारे वेट्स हम निकाल चुके थे, सारे फोर्सेस, 33.4 न्यूटन। ठीक, अब ये इतना आ गया तो ऑब्वियसली रिएक्शन इसका निगेटिव लगेगा, इसलिए रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए ये क्या आ जाएगा, 33.4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये पूरा सॉल्व होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिटिंग फोर्स की कंडीशन देखनी है हमें, फिर हमारा जो है नेट फोर्स एक्सर्ट देखना है हमें। इस तरह से हम निकालेंगे इसको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ चैप्टर 5। This is a block of mass 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of static friction between the block and the trolley is 0.8. The trolley accelerates from rest with 0.5 meter per second square for 20 seconds and then moves uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by A. A is a stationary observer on the ground and B क्या situation दी हुई है, an observer moving with the trolley. ऑब्जर्वर अगर रुक के देख रहा है तब, और अगर ऑब्जर्वर भी ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है तब, दोनों ही सिचुएशन में हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें जो गिवन थिंग्स हैं हम वो लिख लें और फिर हम पहले सॉल्व कर लें। पहले फोर्स निकाल लें सिंपली, और फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों चीज़ें निकाल लें। तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक F इक्वल्स टू एम ए, और 15 दिया हुआ है मास और इसका दिया हुआ है 0.5 और ये आपका आ जाएगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा F ऑफ F, ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। दिस इज इक्वल्स टू 0.18 इंटू 15 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 26.46 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि दैट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्लॉक इज़ लेस देन द फ्रिक्शन फोर्स। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो बाय द फ्रिक्शन सो द ब्लॉक विल नॉट मूव, सो द ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा फिर इस सिचुएशन में। इट विल रिमेन स्टेशनरी, इट विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, फॉर a stationary observer on the ground, उस सिचुएशन में ये कंडीशन आपको मिलेगी। अच्छा, बी सिचुएशन देखते हैं। जब ऑब्जर्वर भी ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा कि द ऑब्जर्वर मूविंग विद ट्रॉली हैज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन ऑब्वियसली। ठीक है, दैट इज़ ही फॉर्म्स नॉन इनर्शियल फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं जो नॉन एक्सीलरेटेड होते हैं, जो एक्सीलरेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। तो द बॉक्स विल एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि द ऑब्जर्वर मूविंग विद ट्रॉली has an accelerated
has an accelerated motion, that is he forms non-inertial frame in which Newton's laws of motion are not applicable, the box will be at rest relative to the observer. क्लियर? तो ये आपका इसका कंक्लूज़न हो जाएगा, इसका जो है वो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा सेकंड वाले का. दिस इज़ फॉर फर्स्ट. होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ चैप्टर 5. ये क्या कह रहा है? द रियर साइड ऑफ द ट्रक इज़ ओपन एंड द बॉक्स ऑफ द 40 kg मास इज़ प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन. ठीक है, ओपन एंड एज शोन इन फिगर. ये फिगर जो है आप प्लीज़ बुक से देखें, एनसीईआरटी की बुक आप खोलें, उसमें देखें, क्लियर है. यहाँ पे मैं एक्चुअली प्रॉपर आपका ट्रक वर्क नहीं बना पाऊँगी, फिर भी मैं शो कर रही हूँ. ये देखिए, इस तरह से जो लोडर वाले ट्रक होते हैं ना, ये एक लोडर वाला ट्रक अगर सपोज इस तरह से है, तो यहाँ पर ये किसी डिस्टेंस पर एक बॉक्स रखा हुआ है इससे. ठीक है, ये आगे की तरफ चल रहा है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक, तो ये इस तरह से आपका डायग्राम आप समझ सकते हैं सिंपली. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स the surface below it is 0.15. ठीक है, on the straight road the truck starts from the rest, accelerate with इतना, ये दिया हुआ है acceleration. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? इग्नोर करना है हमें the size of the box. ठीक है, तो सिंपली हम क्या करें अभी कि बॉक्स है सेम एक्सीलरेशन एज दैट ऑफ अ ट्रक. ये समझ में आ रहा है कि उसी एक्सीलरेशन से बॉक्स भी एक्सीलरेट करेगा जैसा कि ट्रक कर रहा है. ठीक है, तो जो चीज़ें हमें गिवन है उससे हम फोर्स निकाल लें और फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें, फिर नेट फोर्स निकाल लें. तो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम ए लगेगा. फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या लगेगा, एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी लगेगा. फिर नेट क्या लगेगा, नेट का मतलब क्या है कि एफ माइनस मतलब फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स. फिर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे सिंपली. ठीक है, यही हमें करना है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉक्स, बाय द बॉक्स क्या होगा, F इक्वल्स टू एम ए. तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 बराबर 80 न्यूटन हो जाएगा. ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो F ऑफ F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी. और सारी वैल्यूज़ हम देख लें. म्यू की क्या थी, 0.15 थी, 40 एम और ये 9.8. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 58.8 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, नेट फोर्स जो कि नेट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, F माइनस एफ ऑफ F फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 80 माइनस 58.8 है, दिस इज़ 8. तो ये आपको मिलेगा 21.2 न्यूटन. ठीक, एक्सीलरेशन हम निकाल लें. एक्सीलरेशन जो A होगा, दिस इज़ व्हाट, द नेट फोर्स अपॉन मास M. तो नेट फोर्स आपका है 21.2 और ये है 40. तो यहाँ पर आ जाएगा 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो आपका आ गया A. तो लेट बॉक्स टेक T टाइम टू फॉल ऑफ द ट्रक. लेट बॉक्स टेक T टाइम टू फॉल ऑफ द ट्रक. ट्रक से गिरने के लिए उसको इतना टाइम लगता है. अगर तो हम देख लेंगे कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उस सिचुएशन में. S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से. तो S हमारा दिया हुआ है 5 डिस्टेंस तो वो खुद ही पीछे रखा हुआ है. और U हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना, और हाफ. और A तो आपका वही है जो ट्रक का एक्सीलरेशन उसी से एक्सीलरेट कर रहा है. और टाइम हम निकाल लेंगे यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा आपको, T जो मिल जाएगा, T देखिए क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 अपॉन 0.53 और T स्क्वायर था तो इसका हम अंडर रूट कर देंगे. तो T इक्वल्स टू ये मिल जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.34 सेकेंड्स आ जाएगी. ठीक है,
अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इन 4.34 सेकेंड विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको यहाँ पे गिवन हुआ था, ये देखिए एक्सीलरेट विद द 2 मीटर पर सेकेंड। जब इससे एक्सीलरेट करने लगती है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अगर डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा तो गिर जाएगा तुरंत, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें निकालनी है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक इन 4.34 सेकेंड विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन देखिए, इतना एक्सीलरेशन जब है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस सिचुएशन में जो है इसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो फिर से s इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0 + हाफ इंटू 2 इंटू 4.34 स्क्वायर 18.84 मीटर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, पूछा गया ना एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ, तो किस डिस्टेंस पे गिरेगा 18.84 मीटर पे वो क्या करेगा, बॉक्स गिरेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर, ओके।